हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स पॉइंट वाइज इजी, जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बी फार्मा 6th सेमेस्टर का 3rd लेक्चर। जो 2 लेक्चर हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3rd से रिलेटेड, या यूनिट 3rd के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो वाले क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही पेपर है प्रीवियस ईयर का 2020 वाला। उससे पहले हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी होता ही नहीं था और उसके बाद कोविड हो गया था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। ये भी एक दूसरे सब्जेक्ट में पूछा गया था फार्माकोग्नोसी के अंदर ही, पर वो ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं पूछा गया था, पर फिर भी मैंने ये इंक्लूड कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट होगा। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं वो हैं कॉस्मेटिक के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होते हैं, सेकंड जो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ होते हैं, और जो 3rd क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे प्लांट स्वीटनर्स का। पर ये तीन टॉपिक्स के अलावा हम और भी चीज़ें सॉल्व करेंगे, जैसे जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग एजेंट जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट, और इसके बाद में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट जो यहाँ पर दिया गया है। प्रोटेक्टिव एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट तो ये रहे, ये तो ऑलरेडी आए ही हैं, पर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लांट स्वीटनर्स, तो जो प्लांट स्वीटनर्स है वो ये है आपका टॉपिक। पर प्लांट स्वीटनर्स के अलावा भी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो प्लांट स्वीटनर्स है वो हर्बल एक्सिपिएंट के अंदर इंक्लूडेड है, तो हम पहले हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके बाद में हम प्लांट स्वीटनर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये जो 3rd यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो 3rd पार्ट है हर्बल फॉर्मुलेशंस, उसमें से हालांकि कोई क्वेश्चन आया नहीं था 2020 में से, पर इसके अंदर भी 2 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक हर्बल सिरप और एक नोवल डोसेज फॉर्म जैसे फाइटोसोम। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये यूनिट 3rd का एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी जिसके अंदर ये वाले टॉपिक को छोड़ के जो मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट कवर किया हुआ है, प्रोटेक्टिव एजेंट इंक्लूड किया हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड किया हुआ है, प्लांट स्वीटनर्स ऐड करे हुए हैं। तो इनके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे सिरप हो गया, नोवल डोसेज फॉर्म जैसे फाइटोसोम हो गया, इसके बाद में यहाँ पर जैसे बाइंडर, डाइलुएंट और विस्कोसिटी बिल्डर जो होते हैं ये सारे ही टॉपिक। उसके बाद में डिसइंटीग्रेंट भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चारों ही, इनमें से भी एक आ सकता है, तो ये वाले चारों भी इंक्लूड कर दूंगी उसके अंदर। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पर भी कलर्स और परफ्यूम्स दिया हुआ है और यहाँ पर भी कलर्स और परफ्यूम्स दिया गया है, तो अगर ये दोनों में से किसी एक में भी आ जाता है कुछ भी, क्योंकि दोनों में हमें लिखना सेम ही है, यहाँ पर हमें हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर लिखना है वो कलर्स और परफ्यूम्स जो हर्बल कॉस्मेटिक में यूज़ हो सकते हैं, और यहाँ पर लिखने हैं हमें कलर और परफ्यूम्स जो हर्बल फॉर्मुलेशन में यूज़ हो सकते हैं। तो प्लांट तो सेम ही होंगे ना दोनों के अंदर, तो इनके दोनों के अंदर ही तुम्हें सेम प्लांट पढ़ने हैं, मतलब अगर तुम एक जगह पढ़ लोगे तो वो दोनों जगह काम करेगा। तो इसलिए ये वाले दोनों टॉपिक भी इंक्लूड करूंगी उसमें, कि अगर इसमें से आ भी गया तो ये 4 टॉपिक हैं, 4 में से एक भी आ गया, हम तो 4 ही मानेंगे ना, बेशक अलग अलग हैं पर 4 हो गए ना, 4 में से एक भी आ गया तो एटलीस्ट तुम कर पाओगे। तो वो सेकेंड वाला पार्ट मैं 1-2 दिन में डाल दूंगी। अभी जो हम करेंगे वो हम ये वाली चीज़ें ही करेंगे, ब्लीचिंग एजेंट, प्रोटेक्टिव एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, हर्बल कॉस्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, ये सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं
वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक जो टर्म है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्मेटिक टर्म जो है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो कॉस्मेटिक है वो कॉस्मेटिकोस है, एक ग्रीक वर्ड, उससे डराइव हुआ है। और ये जो कॉस्मेटिकोस है इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जिसके पास पावर हो अरेंज करने की और उसके अंदर स्किल हो डेकोरेट करने की, उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं कॉस्मेटिक। फिर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें भी एक डेफिनेशन दी हुई है कॉस्मेटिक्स की, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी आर्टिकल जो रब किया जाए, पोर किया जाए, स्प्रे किया जाए या इंट्रोड्यूस करा जाए या अप्लाई करा जाए ह्यूमन बॉडी के ऊपर या कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर, उसके क्लींजिंग पर्पस के लिए, ब्यूटीफाइंग पर्पस के लिए या फिर अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए या अपीयरेंस को ऑल्टर करने के लिए, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए जो भी आर्टिकल यूज़ करा जाता है उस आर्टिकल को हम कॉस्मेटिक बोलते हैं। अब हमने कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ लिया, पर हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक। तो अब हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में देख लेते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं। जो हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं वो भी कॉस्मेटिक ही होते हैं, बस उनके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट चूज़ करके और उनका एक बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अगर क्रीम बनानी है तो क्रीम बनाने के लिए एक बेस बना लेंगे, जैसे हर्बल ऑयल चूज़ करेंगे उसके लिए, और हर्बल इंग्रेडिएंट जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए, प्रेजर्वेटिव हो गए, वो सारी की सारी हर्बल चीज़ें चूज़ कर ली और यहाँ पर एक बेस बना लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो हमें जो क्रीम बनाना है वो हमें बनाना है एलोवेरा का, तो हम क्या करेंगे, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट निकाल के और इस बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे या इस बेस के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये किसकी क्रीम बन जाएगी, एलोवेरा की क्रीम बन जाएगी। यही होता है हर्बल कॉस्मेटिक। तो अभी देख लेते हैं हर्बल कॉस्मेटिक का डेफिनेशन क्या होता है। प्रोडक्ट जो फॉर्मुलेट करे जाते हैं कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट को यूज करके और उनका बेस बना लेते हैं, जिनमें एक या एक से ज़्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है। हर्बल इंग्रेडिएंट को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि उसके कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हों। जैसे एलोवेरा होता है ना, इसके कितने सारे कॉस्मेटिक बेनिफिट्स होते हैं, तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं हर्बल कॉस्मेटिक। तो पहले देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक के। तो जो हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं, सबसे पहले तो ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, और ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं इसीलिए ये फ्री होते हैं जो हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनसे। इनमें कोई भी हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होते, और हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल क्योंकि टॉक्सिक होते हैं स्किन के लिए, तो अगर हम इनको ना यूज़ करके हर्बल कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हैं तो वो स्किन के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। सेकंड जो एडवांटेज है वो है ये सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए। तो अगर हम हर्बल प्रोडक्ट को सिंथेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो ये नेचुरल होते हैं, इसीलिए ये सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए, और ये हाइपो एलर्जिक होते हैं। हाइपो एलर्जिक का मीनिंग क्या होता है कि इनके साथ एलर्जीज कम होती हैं, जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ होती हैं वैसे इनके साथ एलर्जीज नहीं होती हैं। और थर्ड जो एडवांटेज है वो है कि ये कंपेटेबल होते हैं सारे स्किन टाइप के लिए, तो कोई भी स्किन टाइप हो, सारे ही स्किन टाइप में हम हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाहे डार्क स्किन टाइप हो, चाहे फेयर स्किन टाइप हो, चाहे सेंसिटिव स्किन टाइप हो, कैसा भी स्किन टाइप हो, हम सब के साथ हर्बल कॉस्मेटिक को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है चूज़ करने के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स के बीच में। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, फाउंडेशन आता है हर्बल, हर्बल आई शेडो आता है, हर्बल लिपस्टिक आते हैं, हर्बल ब्लश आते हैं, हर्बल मस्कारा आते हैं, हर्बल कंसीलर आते हैं। तो जो भी हम चाहते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमें हर्बल मिल जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि बजट में फिट हो जाते हैं, मतलब ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट से नहीं बनाए जाते हैं, इसीलिए ये स्किन को इरिटेट भी नहीं करते हैं। जैसे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इरिटेट कर देते हैं स्किन को और पिंपल्स भी कॉज कर सकते हैं, या इवन ये पोर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। जो स्किन के अंदर पोर्स होते हैं ना उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई और ऑयली हो जाती है। तो ये वाली भी सारी चीज़ें नहीं करते हैं, इसीलिए इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं वो अश्योर करते हैं कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है नेचुरल प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन कॉस्मेटिक का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कॉस्मेटिक के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये जो क्लासिफिकेशन है इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्किन के लिए जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, सेकंड है हेयर के लिए जो यूज़ करते हैं, थर्ड है नेल के लिए जो यूज़ करते हैं, और फोर्थ है हाइजीन के लिए जो यूज़ करते हैं। तो जो स्किन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक, उसको फिर से सब डिवाइडेड किया हुआ है। जैसे जो कॉस्मेटिक पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं, जो कॉस्मेटिक क्रीम के फॉर्म में आते हैं, जो हर्बल कॉस्मेटिक लोशंस की फॉर्म में आते हैं, और जो हर्बल कॉस्मेटिक कलरेंट्स की फॉर्म में आते हैं। अब अगर यहाँ पर भी बात करें पाउडर की फॉर्म में कौन कौन से हर्बल कॉस्मेटिक्स आते हैं, तो फेस पाउडर पाउडर की फॉर्म में आता है, बॉडी पाउडर पाउडर की फॉर्म में आता है, और कॉम्पैक्ट पाउडर पाउडर की फॉर्म में आता है। क्रीम की अगर बात करें, क्रीम की फॉर्म में कौन कौन से क्रीम्स आते हैं, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम, क्लिनजिंग क्रीम एंड फाउंडेशन क्रीम। नेक्स्ट अगर देखें तो स्किन के ऊपर कौन कौन से लोशंस को अप्लाई करते हैं, तो एस्ट्रिंजेंट लोशंस आते हैं जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। और अगर कलरेंट की बात करें तो लिपस्टिक एक ऐसा हर्बल कॉस्मेटिक है जो कलरेंट्स के अंदर आता है, और लिपस्टिक को हम लिप्स पर ही तो अप्लाई करते हैं और लिप्स स्किन ही होते हैं। नेक्स्ट आएंगे कि हेयर्स के ऊपर हम कौन कौन से हर्बल कॉस्मेटिक को अप्लाई करते हैं, तो हेयर रिमूवर, डेपिलेटर, शेविंग क्रीम, हेयर कंडीशनर, शैम्पू, हेयर डाइज, मस्कारा एंड आईब्राउज पेंसिल, ये सारी की सारी चीज़ों को हम हेयर्स पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम नेल के ऊपर कौन कौन से कॉस्मेटिक अप्लाई कर सकते हैं, तो नेल लेक्वर, लेक्वर रिमूवर, नेल पॉलिश और क्यूटिकल रिमूवर, ये 4 प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम नेल के ऊपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइजीन के लिए कौन कौन से कॉस्मेटिक यूज़ करे जाते हैं, तो हाइजीन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे डेंटल हाइजीन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे जाते हैं और बाथ हाइजीन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे जाते हैं। डेंटल वाले कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब टीथ वाले कौन कौन से हो जाएंगे, टूथ पाउडर भी होता है, टूथ पेस्ट भी होता है, डेंट्रीफ्राइसिस भी होते हैं, लोशंस भी होते हैं एंड माउथ वॉश भी होते हैं। ये सारे के सारे डेंटल हाइजीन के लिए यूज़ करे जाते हैं। और नेक्स्ट जो बाथ के लिए यूज़ करे जाते हैं या बाथ हाइजीन के लिए यूज़ करे जाते हैं वो है बाथ सोप हो गया या बॉडी वॉश हो गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग एजेंट्स यूज्ड इन हर्बल कॉस्मेटिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लीचिंग क्या होता है। ब्लीचिंग जो होता है उसको हम स्किन वाइटनिंग भी बोलते हैं या स्किन ब्लीचिंग भी बोलते हैं। वो एक्चुअल में है क्या, तो हम कोई भी केमिकल को यूज करके स्किन को लाइट कर लेते हैं या स्किन को लाइट एंड टोन प्रोवाइड कर देते हैं या इवन स्किन कॉम्प्लेक्शन कर देते हैं। जैसे कभी कभी स्किन के ऊपर कहीं से डार्क कहीं से लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है ना, अगर उसको भी हमें इवन करना है, और ये इवन होगा कैसे, या जो भी स्किन है उसकी टोन लाइटन कैसे होगी या फिर कलर फेयर कैसे होता है, तो कलर डार्क होता है मेलानिन की वजह से। तो हमें क्या करना है, जो मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन है स्किन के अंदर उसको बस कम कर देना है, क्योंकि मेलानिन की वजह से ही तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। मेलानिन को ही कम कर दोगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा ही नहीं, मतलब फेयर हो जाएगी स्किन। नेक्स्ट देखेंगे जो स्किन ब्लीचिंग होती है वो एक डीपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट होता है रिमूव करने के लिए डार्क स्पॉट्स को। किसकी वजह से हो जाते हैं डार्क स्पॉट्स, जैसे एजिंग, ब्लेमिशेस, डिसीज या हार्मोन चेंज या सन की वजह से जो हो जाते हैं, वो सारे के सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने का डीपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट होता है ब्लीचिंग। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। तो ये जो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे 6 से 7, ये सारी की सारी आइडियल प्रॉपर्टीज आप सबको याद कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी एजेंट आता है लिखने, चाहे ब्लीचिंग एजेंट लिखने आता है, चाहे प्रोटेक्टिव एजेंट लिखने आता है, चाहे एंटीऑक्सीडेंट लिखने आता है, चाहे फिक्स्ड ऑयल लिखने आते हैं, चाहे वैक्स लिखने आते हैं, चाहे गम्स लिखने आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी लिखने के लिए आता है, आइडियल प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम ही रहेंगी ना, तो आपको बस ये एक बार याद करनी है और हर किसी के अंदर यही वाली ही लिखनी है। इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट है वो है कि ये इफेक्टिव होने चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब बहुत कम पार्ट पर ही ये इफेक्टिव होने चाहिए, बहुत कम पार्ट ही हम यूज़ करें उसी से ही स्किन वाइट हो जाए। उसके बाद में ये नॉन ग्रीसी होने चाहिए। नॉन ग्रीसी क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, और अगर स्किन के ऊपर हमें ग्रीसी लगेगा कोई भी प्रोडक्ट तो गंदा लगेगा ना, इसीलिए ये नॉन ग्रीसी होने चाहिए।
जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ये इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए जो और इंग्रेडिएंट होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के। जैसे अगर हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं ना, तो उनके साथ ब्लीचिंग एजेंट कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ये कलरलेस होने चाहिए, ओडरलेस होने चाहिए और टेस्टलेस होने चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी हर किसी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट को हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन स्किन के अंदर कम कर सके। हम कोई इसलिए थोड़े ना यूज़ करने कि हमारे प्रोडक्ट का कलर को चेंज कर दे या हमारे प्रोडक्ट की ओडर को चेंज कर दे, हमारे प्रोडक्ट के टेस्ट को चेंज कर दे। हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं उसके ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए, तो वो उसकी बस यही ही एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बाकी और दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कलरलेस होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले आइडियल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमें कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। और नेक्स्ट देखेंगे कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे तो वो नॉन टॉक्सिक ही होते हैं, पर कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि उनके अगर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करें तो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो। और नेक्स्ट है कि ये स्टेबल होने चाहिए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी पे, क्योंकि जो भी हर्बल प्रोडक्ट है हम उसको ऐसे ही कहीं पर भी रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अगर टेम्परेचर चेंज हो, प्रेशर चेंज हो या ह्यूमिडिटी चेंज हो तो उसका हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, पहले जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं उनको मैंने डिवाइड किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फिजियोलॉजी होती है पिगमेंटेशन की वो क्या होती है, मतलब जो पिगमेंटेशन होता है वो कैसे होता है, या जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, जो टायरोसिन होता है ये एक अमाइनो एसिड होता है, और जब टायरोसिन पर ये एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिनेज, तो टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है एल डोपा में। ये आपने एड्रिनर्जिक सिस्टम के अंदर भी पढ़ा ही होगा, जहाँ पे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन एंड डोपामिन बनते हैं, तो इतना तो आपने वहाँ पर भी ये पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर ये एल डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एल डोपा है ना, ये 3 चीज़ें बनाता है। एक तो ये बनाता है 5,6 डाईहाइड्रोक्सी इंडोल, जिसको शॉर्ट में DHI बोलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट ये बनाता है डोपाक्विनोन, और थर्ड प्रोडक्ट ये बनाता है ग्लूटाथायोन। तो ये वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ये बनाता है DHI मिलेनिन। DHI मिलेनिन का मतलब क्या हुआ, 5,6 डाईहाइड्रोक्सी इंडोल मिलेनिन। ये जो DHI मिलेनिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए। तो हमें मेनली इसी को ही कम करना होता है जो DHI मिलेनिन होता है, क्योंकि यही ब्लैक पिगमेंटेशन करता है, मतलब यही स्किन को डार्क बनाता है। जो सेकंड होता है डोपाक्विनोन, ये बनाता है DHI कैल्शियम मिलेनिन, और इसकी वजह से होता है ब्राउन पिगमेंटेशन, तो इसको भी हम कम करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड होता है ग्लूटाथायोन, ये बनाता है फियोमेलिन, और जो फियोमेलिन है वो करता है रेड और येलो पिगमेंटेशन। तो ये तो हमें चाहिए ना, रेड या येलो पिगमेंटेशन तो हमें चाहिए ना, तभी तो गोरा दिखेगा स्किन। तो बहुत सारे हर्बल कॉस्मेटिक्स जो आते हैं उनमें ग्लूटाथायोन भी एडेड होता है। आप देखना अगर आपके घर में हर्बल कॉस्मेटिक्स होंगे ही तो आप देखना बहुत सारे हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर ग्लूटाथायोन को ऐड किया जाता है अलग से, ताकि वो ये रेड या येलो पिगमेंटेशन बनाए। जबकि हमें ये दोनों नहीं चाहिए होते, ना ये चाहिए और ना हमें ये चाहिए, बट हमें ये वाला चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ऐसे कौन कौन से हर्बल ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज ब्लीचिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर ही मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो इनहिबिट करते हैं टायरोसिनेज ट्रांसक्रिप्शन को। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम इस टायरोसिनेज को बनने ही ना दें, ये जो टायरोसिनेज है अगर हम इसको बनने ही ना दें, ये बनेगा ही नहीं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस तो कोई भी होगा ही नहीं ना। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ होगा ही नहीं, मतलब ब्लैक पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, वाइट पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, मतलब धीरे धीरे इंसान गोरा हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टायरोसिनेज एंजाइम है सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन रोकते हैं, मतलब इसका प्रोडक्शन रोकते हैं कि यही बॉडी में ना बने, क्योंकि यही करवाता है ना सारी चीजें। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस है इसके ऊपर कि हम ये वाला प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनने ही ना दें। फिर देखो सेकंड एक और आता है मैकेनिज्म, उसके अंदर होता है कि टायरोसिनेज बन गया है, अगर हमें फिर भी डीपिगमेंटेशन को रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं, ये एंजाइम बॉडी के अंदर बन तो गया है पर हम इस एंजाइम को इनहिबिट भी तो करा सकते हैं। तो सेकंड हमारा अप्रोच होता है कि ये जो टायरोसिनेज है इस एंजाइम को ब्लॉक करा दिया जाए, ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा, तब भी ये कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमारे ये दो मैकेनिज्म होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब पढ़ते हैं आगे। ये जो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है वो वही है कि जो टायरोसिनेज एंजाइम है हम उसको बनने ही ना दें, उसका ट्रांसक्रिप्शन होने ही ना दें। अब इसको किस किस मॉलिक्यूल से इसका ट्रांसक्रिप्शन रोका जाता है, तो फर्स्ट है ट्रिटिनोइन, सेकंड है रेटिनॉल और थर्ड है रेटिनल्डिहाइड। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं या ये वाले जो केमिकल्स हैं वो किस किस के अंदर बनते हैं, तो ये बनते हैं बीटरूट के अंदर, टोमेटो के अंदर एंड कैरेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको सोर्स वैसे तो याद रखने ही हैं क्योंकि इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है ये, पर अगर आपको सोर्स नहीं भी याद होते ना तो आपको मॉलिक्यूल्स जरूर याद रखने हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें बीटरूट, टोमेटो और कैरेट इन तीनों के अंदर ही होते हैं, ये तीनों ही केमिकल्स। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं टायरोसिनेज का फॉर्मेशन, जैसे मैं अभी ऊपर बता रही थी। और जब टायरोसिनेज का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा तो जो मेलानिन है उसका डिस्पर्जन हो ही नहीं पाएगा केराटिनोसाइट्स के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ी सी एक चीज़ बता देती हूँ ताकि आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी आपको वो ईजी लगे पढ़ने के लिए। टाइप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट, और ये जो मेलानोसाइट होते हैं ये बनाते हैं मेलानिन और मेलानिन को स्टोर कर देते हैं मेलानोसोम के अंदर। ये वेसाइकल होते हैं जिनको हम मेलानोसोम बोलते हैं और इनके अंदर ही भरा हुआ रहता है मेलानिन। अब ये जो मेलानोसोम है ना ये ट्रांसफर हो जाते हैं केराटिनोसाइट के लिए। अब केराटिनोसाइट क्या होता है, तो हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस होती है, जो स्किन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां पर होते हैं ये केराटिनोसाइट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अपर लेयर होता है स्किन का वो केराटिन का बना हुआ होता है, और केराटिन का जो बना हुआ होता है उसी को, उसके सेल को ही हम बोलते हैं केराटिनोसाइट। तो ये जो मेलानोसोम है, ऐसे याद रखो, मेलानोसाइट ने बनाया मेलानिन, उसको मेलानोसोम के अंदर डाला और जो मेलानोसोम है उसने उसको ट्रांसफर कर दिया केराटिनोसाइट के लिए, मतलब हमारे स्किन के जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वहां के लिए। अब वहां पर जब ये मेलानोसोम पहुंच जाते हैं ना तो ये वहां पर ये जो वेसाइकल है ना, मेलानोसोम जिसको बोलते हैं, वो रैप्चर हो जाती है। जैसे ये वेसाइकल आई, ये यहाँ से रैप्चर हो गई और यहाँ से जितना भी मेलानिन था वो केराटिनोसाइट के अंदर डिपॉजिट हो गया। तो ये जो मेलानिन है जब ये यहाँ केराटिनोसाइट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तभी स्किन का कलर होता है डार्क। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको यहाँ चीजें समझ आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पढ़ते हैं आगे। तो ये इनहिबिट कर देता है टायरोसिनेज फॉर्मेशन को और डिस्पर्जन मेलानिन का केराटिनोसाइट में। अब आपको समझ आ गया होगा। फिर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने इनको हर्बल प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया तो ऐसे थोड़े ना होता है कि आज हर्बल प्रोडक्ट को बनाया और वो कल ही उसको कोई यूज़ कर लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। हर्बल प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2-3 साल तो होनी चाहिए, तभी तो वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, और कंज्यूमर पता नहीं उसको कब यूज़ करे। तो वो एटलीस्ट 2-3 साल तक तो जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहना चाहिए ना, पर ये तो मेटाबोलाइज हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये 3-4 दिन में ही मेटाबोलाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर तो ये असर ही नहीं करेगा कुछ कंज्यूमर के ऊपर। तो ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं कॉस्मेटिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे ये स्किन को रेड कर देता है, सन सेंसिटिव स्किन हो जाती है। जब भी हम सन में निकलेंगे या धूप में निकलेंगे तो स्किन रेड हो जाएगी। उसके बाद में स्किन इन्फ्लामेशन भी कर देता है।
नेक्स्ट देखेंगे इसी कैटेगरी का जो टायरोसिनेज का ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट कर देते हैं, मतलब टायरोसिनेज का फॉर्मेशन इनहिबिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इसके अंदर ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये हमें मिलते हैं शेलफिश से। ये भी इनहिबिट कर देते हैं टायरोसिनेज का सिंथेसिस, इसीलिए ये हेल्प करते हैं डीपिगमेंटेशन में या ब्लीचिंग में। ये यूज होते हैं ब्लीचिंग क्रीम्स में और लोशन में बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब ये ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टायरोसिनेज इनहिबिशन, मतलब टायरोसिनेज बन गया है अगर तो उसको हम इनहिबिट करा के भी डीपिगमेंटेशन कर सकते हैं। टायरोसिनेज इनहिबिशन का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो है ये हमें मिलता है ब्लूबेरी के अंदर, ब्रोकली के अंदर, अनियन के अंदर, कॉफी के अंदर। हाइड्रोक्विनोन है डीपिगमेंटेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है 1960 से, मतलब ये काफी टाइम से यूज हो रहा है। इसका जो डोज होता है वो हम 1.5 से 2% ही लेते हैं, क्योंकि ये जो डोज है 1.5 से 2% ये ग्रास होता है, और ये जो ग्रास होता है इसका मतलब क्या होता है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ एंड इफेक्टिव। तो ये वाले डोज पर ये सेफ भी होता है और इफेक्टिव भी होता है, इसलिए हमें इतने डोज पर ही इसको यूज करना चाहिए। अगर हम 2% से ज्यादा डोज पर इसको यूज कर लेते हैं तो ये इरिटेटिव डर्मेटाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर देता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन एंड डिस्कलरेशन कर देता है टीथ का और नेल का। नेक्स्ट देखेंगे इसी कैटेगरी का टायरोसिनेज इनहिबिशन कैटेगरी का ही आर्ब्यूटिन होता है। आर्ब्यूटिन मिलता है बियरबेरी में, स्ट्रॉबेरी में और हकलबेरी में। ये जो आर्ब्यूटिन है ये टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है और ये ऐसे ही इफेक्टिव होता है जितना हाइड्रोक्विनोन इफेक्टिव होता है, और इवन उससे टॉक्सिक कम होता है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है हाइड्रोक्विनोन से। ये ग्रेड हो जाता है हीट से, इसलिए जब भी हम इसको हर्बल प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम कोल्ड टेम्परेचर पे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो ये डिग्रेड हो जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है एलोइसिन, जो हमें मिलता है एलोवेरा से, तो ये तो एलो से याद ही हो जाएगा। ये भी एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है टायरोसिनेज का, और इसकी जो एफिकेसी होती है, ये यहाँ पे एफिकेसी है तो ई लगा लेना, इसकी जो एफिकेसी होती है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना ही इसकी एफिकेसी या एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एपिडर्मल टर्नओवर एक्सीलरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एपिडर्मल में टर्नओवर होने वाला है किसका, मेलेनोसोम का, यहाँ पर हमें उसको इनहिबिट कराना है। तो उसको इनहिबिट कौन कौन करा सकते हैं, फर्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी का आपको पता ही होगा, लेमन और ऑरेंज से हमें विटामिन सी मिलता है, और ये जो विटामिन सी होता है ये ब्लॉक कर देता है उस रिएक्शन को जो ट्रांसफॉर्म करती है टायरोसिन को मिलेनिन के अंदर। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि टायरोसिन मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है टायरोसिनेज, जिससे एल डोपा बनता है, और एल डोपा से वो तीनों प्रोडक्ट बन रहे थे जिनकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, तो वो ये पूरी रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है हाइड्रोक्विनोन से, जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, तो ये इनसे थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये किस कॉन्सेंट्रेशन पे यूज होता है, ये तो ये 4 से 20% वाले कॉन्सेंट्रेशन पे यूज होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो है ये हमें कॉड लिवर ऑयल से मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है स्किन के ऊपर। तो हम वैसे ही प्रोडक्ट चाहते हैं जो स्किन के ऊपर जाके बहुत लाइट फील कराएं। ये मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को, और ये हेल्प करता है रिस्टोर करने के लिए ग्लो स्किन का, और ये रिमूव करता है जो डेड स्किन लेयर बनी हुई होती है स्किन के सबसे ऊपर। पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ मेलेनोसोम ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे जो मेलेनोसोम अभी बन गए हैं, और मेलेनोसोम मतलब जिनके अंदर मेलानिन भरा हुआ होता है, और वो जाके एपिडर्मल लेयर में मेलानिन को ट्रांसफर करेंगे। तो उसका इनहिबिशन कौन कौन करता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो उसके अंदर एक केमिकल होता है
लिनोलाइक एसिड, और ये हमें मिलता है एग्स, नट्स और वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर। ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये इनहिबिट कर देता है ट्रांसफर मेलानोसोम का। मेलानोसोम मतलब जिनके अंदर मेलानिन होता है, और मेलानिन क्या करता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन करता है मेलानोसाइट से। क्योंकि मेलानोसाइट मैं अभी जो बता रही थी तुम लोगों को, मेलानोसाइट ने ही तो बनाया है मेलानोसोम, और मेलानोसोम के अंदर ही तो मेलानिन भरा हुआ है। उसके बाद में ये ब्लॉक कर देते हैं मैकेनिज्म डीपिगमेंटेशन की। तो ये थे हमारे ब्लीचिंग एजेंट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में जो हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं। तो प्रोटेक्टिव एजेंट हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक में प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को, हेयर को, नेल्स को, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है वहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मेटिकल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो कॉस्मेटिक होते हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और जबकि कॉस्मेटिकल है ना, सुटिकल भी टर्म आ गया ना इसमें, और सुटिकल का मतलब क्या होता है, ड्रग, मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल जो ड्रग की फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। तो इसीलिए जो कॉस्मेटिकल्स होते हैं उनके अंदर हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिकल। तो बेसिकली कॉस्मेटिक कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो केवल डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं, पर कॉस्मेटिकल जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं जो बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ पे कॉस्मेटिकल किसको बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन जिसमें कॉस्मेटिक तो होता ही होता है, उसके साथ में प्रोटेक्टिव एजेंट और होता है, उसी को ही हम बोलते हैं कॉस्मेटिकल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्मेटिक प्लस प्रोटेक्टिव एजेंट इज इक्वल्स टू कॉस्मेटिकल। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो कॉस्मेटिकल्स होते हैं या जो प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं ये कंटेन करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, रिंकल रिमूविंग क्रीम, सन प्रोटेक्टेंट और डैंड्रफ कंट्रोलिंग एजेंट, या इस टाइप के जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी प्रोटेक्टिव एजेंट के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टिव एजेंट की कौन कौन सी होनी चाहिए अगर उसको हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर यूज करना है। तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज जैसे मैं बता रही थी 6 से 7 हैं, सबको याद कर लेना, सबके अंदर सेम ही लिखना है। जैसे इफेक्टिव होनी चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, नॉन ग्रीसी होनी चाहिए, इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी अदर इंग्रेडिएंट ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के साथ में, कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए और स्टेबल रहनी चाहिए एट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये जो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टिव एजेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो उसी फ्लो में दिया हुआ है जिस फ्लो में आगे इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप अगर ये फ्लो डायग्राम अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको आगे वाली चीजें याद करने के लिए। इवन अगर इतनी आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी एग्जाम में लिखने के लिए। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटेक्टिव एजेंट हैं उनको बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट क्लास है वो है प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर स्किन, जो सेकंड क्लास है वो है प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर हेयर्स, थर्ड क्लास के अंदर है प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर नेल्स, और नेल के लिए हम बेसिकली फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए नेल को यूज करते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट, और जो लास्ट क्लास है वो है प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर डेंटल केयर। जो स्किन वाले प्रोडक्ट हैं उनको भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है कि ड्राई स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या कौन से प्रोटेक्टिव एजेंट यूज कर सकते हैं, एक्ने, स्पॉट और पिंपल के लिए कौन से प्रोटेक्टिव एजेंट यूज कर सकते हैं, स्किन प्रोटेक्शन के लिए कौन से प्रोटेक्टिव एजेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हेयर के लिए तो हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट कौन से होते हैं और डैंड्रफ ट्रीटमेंट करने वाले कौन से प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो है नेल वाले जो प्रोटेक्टिव एजेंट हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं तो वो है लेवेंडुला, सिम्बोपोगन एंड गार्लिक। यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव एजेंट हैं डेंटल केयर वाले तो ये है मिर, नीम, ओरेगन और ग्रेप रूट। देखते हैं हम प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर स्किन।
स्किन में भी मैंने बताया था ऊपर की 3 तरह की स्किन के लिए या 3 तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज करेंगे उनको अलग अलग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो है ड्राई स्किन के लिए कौन सी चीजें यूज करेंगे। तो देखो जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए हम मोस्टली ऑयल ही तो यूज करते हैं ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे, तभी तो उसकी ड्राइनेस जाएगी। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही यहाँ पे कि ड्राई स्किन के लिए हम ऑयल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारे ऑयल ही हैं जो मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया एंड ऑलिव ऑयल हो गया। तो सारे के सारे ऑयल ही तो हैं, ऑयल ही तो ड्राई स्किन को बचा सकते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल होते हैं और ये क्लींजिंग और कंडीशनिंग दोनों की तरह काम करता है स्किन के लिए। जो कोकोनट ऑयल होता है उसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनको प्यूफा भी बोलते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज एमोलिएंट। नेक्स्ट है सनफ्लावर ऑयल। जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसके अंदर भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं और ये ट्रीट करता है सोरियासिस एंड ब्रुसिस को। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, टोकोफेरॉल होते हैं, स्क्वेलिन होते हैं, कैरोटेनॉइड होते हैं, और ये यूज होता है मॉइस्चराइजर की तरह, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह, स्किन डैमेज की तरह, थर्मल और रेडिएशन बर्न की तरह। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट जो हम स्किन के अंदर यूज करते हैं उसके एक्ने, स्पॉट और पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहला जो इसके अंदर प्लांट है वो है बेसिल। बेसिल तुलसी को बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो तुलसी को बोलते हैं बेसिल। ये जो बेसिल होता है इसके अंदर होता है लिनोलेइक एसिड जो यूज होता है एज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी अल्सर और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है तुलसी के अंदर, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं टू रिमूव स्पॉट, पिंपल्स एंड एक्ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है पंपकिन। पंपकिन जो होता है इसके अंदर होते हैं लिनोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, और ये यूज होता है ट्रीट करने के लिए सिफिलिटिक सोर्स, हर्पीज लीजन्स, पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स को। नेक्स्ट प्लांट आता है ऑनियन, एक्ने, स्पॉट एंड पिंपल को रिमूव करने के लिए। तो ऑनियन के अंदर होते हैं फ्लेवोनॉइड, क्वर्सेटिन एंड कैम्फेरॉल, और ये ट्रीट करते हैं एक्ने, एब्सेसिस को एंड ब्लैक हेड्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट प्लांट आता है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर होता है एलोइन, अलोइसिन, एलिनेस एंजाइम, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और ये यूज होता है बर्न्स के लिए, सनबर्न्स के लिए, माइल्ड एब्रेशन के लिए एंड इन्फ्लामेशन के लिए। जो नेक्स्ट कुकुम्बर, और कुकुम्बर के अंदर होता है सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज। अगर आपको नहीं पता हो तो सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज जो होता है वो फ्री रेडिकल बनने की जो प्रोसेस होता है उसको इनहिबिट कर देता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो जो सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज होता है वो यूज होता है एज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए, कूलिंग के लिए, हीलिंग के लिए और सूद करने के लिए इरिटेटेड स्किन को। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट जो हेयर्स के लिए यूज करते हैं हम। तो 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक वो जो हेयर्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर दें और सेकंड जो हेयर से डैंड्रफ ट्रीटमेंट को रिमूव कर दें। यहाँ पे देखेंगे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेप सीड। ग्रेप सीड जो होता है इसके अंदर प्रोएंथोसाइनिडीन होते हैं जो प्रमोट करते हैं प्रोलिफरेशन हेयर फॉलिकल का, और प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करने का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देना, इसीलिए जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी कैटेगरी में एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर एलोइनिन होता है जो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को बिना इरिटेट करे स्किन को। नेक्स्ट देखेंगे हेना। हेना जो होता है वो ग्रोथ एक्सेलरेटर होता है और ये यूज होता है हेयर लॉस को भी क्योर करने के लिए। जो नेक्स्ट प्लांट है वो है नेक्स्ट कैटेगरी डैंड्रफ ट्रीटमेंट का, कि डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन से प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्लांट है सेज। अगर हम सेज के एक्सट्रैक्ट का मसाज करें स्कैल्प के ऊपर तो डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है और जो हेयर फॉल हो रहे होते हैं, बहुत बाल टूट रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है गार्लिक। गार्लिक का जो लोशन होता है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए डैंड्रफ को। बेसिकली जो डैंड्रफ होता है ये फंगल इन्फेक्शन होता है और जो गार्लिक होता है वो बहुत अच्छा एंटी फंगल एजेंट होते हैं गार्लिक के अंदर, तो इसीलिए गार्लिक बहुत अच्छा एजेंट होता है डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है वॉलनट।
वॉलनट की जो लीव्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं एक्ने के लिए, हेयर लॉस के लिए, स्कैल्प के अंदर इचिंग होती है, ये भी बेसिकली वैसे डैंड्रफ की वजह से ही होती है, इचिंग भी, पीलिंग और डैंड्रफ, इन सब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव एजेंट जो हम नेल के लिए यूज करते हैं। तो नेल के अंदर भी जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ही ट्रीट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव एजेंट यूज करते हैं। तो बेसिकली ये भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे लेवेंडुला हो गया, सिम्बोपोगन हो गया और गार्लिक हो गया। गार्लिक मैं बता रही थी बहुत अच्छा फंगल इन्फेक्शन, बहुत अच्छा एंटी फंगल होता है, तो इसीलिए गार्लिक तो बहुत जगह पे यूज होता है एज एंटी फंगल। ये तीनों ही जो हर्ब हैं इनके अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनके अंदर एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम इनको जो नेल्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव एजेंट डेंटल केयर के लिए। डेंटल केयर के लिए हम बेसिकली ये प्लांट यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्लांट है मिर। जो मिर है उसका टिंचर बना के हम टूथएक को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। टूथएक मतलब जो टीथ में दर्द होता है उससे रिलीफ पाने के लिए हम मिर को यूज करते हैं, और ये जो गम्स होते हैं उनको भी टाइटन कर देता है, और जो गम्स में से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको भी ठीक कर देता है। नेक्स्ट प्लांट है नीम। जो नीम होता है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, तो ये भी बहुत अच्छा डेंटल केयर प्रोडक्ट होता है, तो ये भी बहुत अच्छा डेंटल केयर प्लांट होता है। और नीम की तो दातुन भी करते हैं बहुत सारे लोग। इसके अंदर एबिलिटी होती है रिड्यूस करने की प्लेक और प्रिवेंट करने की कैविटी और ब्रेथ को भी फ्रेश करने की, इसीलिए इसका दातुन करते हैं। नेक्स्ट है ओरेगन ग्रेप रूट। इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट दो प्रॉपर्टी होती हैं, और ये सूद करता है और टाइटन करता है गम्स को। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट जो हम यूज कर सकते हैं हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर दें या ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर दें। तो कोई भी सब्सटेंस जो इनहिबिट कर देता है ऑक्सीडेशन को, या जो ऑक्सीजन परऑक्साइड और फ्री रेडिकल से होने वाली रिएक्शंस होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उसको ही हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस भी हो सकते हैं। एक्सोजीनियस का मतलब क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं हम उन्हें बाहर से अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और एंडोजीनियस कौन से हुए, जो हमारी बॉडी के खुद बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं। उसके बाद ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ये इफेक्टिव होते हैं प्रिवेंट करने के लिए फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो ये इन्हीं चीज़ों से तो बनते हैं, ऑक्सीजन से और परऑक्साइड से ही तो बनते हैं। तो अगर इनकी रिएक्शन को ही इनहिबिट करा देंगे तो फ्री रेडिकल भी नहीं बनेंगे, और ये सेल बने हुए भी होते हैं, ये उनका स्कैवेंजिंग कर लेते हैं और उनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं अगर बन भी गए हैं फ्री रेडिकल तो। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंटीऑक्सीडेंट की, तो ये वही हैं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, जैसे इफेक्टिव होने चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, नॉन ग्रीसी होने चाहिए, इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए कॉस्मेटिक के अदर इंग्रेडिएंट के साथ में, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और स्टेबल होने चाहिए एट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर टोकोफेरॉल। विटामिन ई और विटामिन सी ये दोनों ही यूज करे जाते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, और ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं हमारे पास यूज करने के लिए एज एंटीऑक्सीडेंट। जो टोकोफेरॉल होता है या जो विटामिन ई होता है वो हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से और आलमंड से। विटामिन ई जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होगा, जैसे सबको पता ही है ए डी ई के 4 विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। जो एस्टर होते हैं टोकोफेरॉल के वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ज़्यादा यूज करे जाते हैं, जैसे टोकोफेरॉल के एस्टर कौन कौन से हो गए, टोकोफेरिल एसीटेट, टोकोफेरिल लिनोलिएट
एंड टोकोफेरिल सक्सिनेट। ये 3 सॉल्ट हैं जिनको यूज करते हैं हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर। जो टोकोफेरॉल या फिर टोकोफेरॉल के एस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हर्बल फॉर्मुलेशन में या कौन कौन से कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज करे जाते हैं, तो ये लिपस्टिक में यूज करे जाते हैं, आई शेडो में यूज करे जाते हैं, ब्लशर में यूज करे जाते हैं, फेस पाउडर में यूज करे जाते हैं, फाउंडेशन में यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर में यूज करते हैं। तो जितने भी आपको कॉस्मेटिक्स के नाम याद आए आप यहाँ पर सारे नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे ही हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर हम विटामिन ई को यूज करते हैं। इवन विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी हम ऑयल में लगा के, वो भी हम ऑयल में डाल के हेयर ऑयल की तरह यूज करते हैं। स्किन के लिए भी हम विटामिन ई के कैप्सूल्स को ऐसे भी स्किन पे लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी के बारे में आपको पता ही है, कहाँ कहाँ से मिलता है। ये ऑरेंज से मिलता है, लेमन में मिलता है और ग्रेप फ्रूट में मिलता है। मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं सब में विटामिन सी भर भर के पाया जाता है। विटामिन सी और इसके जो सॉल्ट होते हैं, जैसे विटामिन सी के सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम एस्कॉर्बेट, मैग्नीशियम एस्कॉर्बेट एंड सोडियम एस्कॉर्बेट। इनको हम यूज करते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, और इसको हम स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर भी यूज करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और जो डिटीरियोरेशन होता है उसको स्लो कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये कंट्रोल भी करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट का पीएच। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्कॉर्बिक एसिड के भी बफर्स बनाए जाते हैं। तो बफर्स बेसिकली पीएच को ही तो मेंटेन करते हैं, तो इसीलिए एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद रहेगा कि पीएच को भी मेंटेन रखता है। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि कोलेजन के प्रोडक्शन में हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, टिश्यू रिपेयर में हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जहाँ पर हमें विटामिन सी की नीड पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे पामिटिक एसिड, ओलेइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें मिलता है टैमरिंड के अंदर। ये भी बहुत जो किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, और इसको एज ट्रेडिशनल मेडिकेशन बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन के लोग यूज करते हैं। जो टैमरिंड के सीड होते हैं उसमें फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग, लिपिड परऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये सारी की सारी एक्टिविटी होती है टैमरिंड के सीड के अंदर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो होती है वो एंटी रिंकल कॉस्मेटिक के अंदर यूज करने के लिए सफिशिएंट होती है। अगर हम इसको एंटी रिंकल क्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें तो एंटी रिंकल क्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है। नेक्स्ट देखेंगे गैलिक एसिड एंड इलेगिक एसिड के बारे में। तो गैलिक एसिड एंड इलेगिक एसिड हमें मिलते हैं आंवला से। इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, ये वाले ग्रुप होते हैं जो कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल सिनेमिक एसिड के बारे में। तो जो हाइड्रोक्सिल सिनेमिक एसिड होता है वो पीच के अंदर पाया जाता है, और ये सिनेमिक एसिड होता है ये एलडीएल को, मतलब जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं उनके ऑक्सीडेशन का इनहिबिशन कर देता है, और इसकी जो परसेंटेज एक्टिविटी होती है वो होती है 56 से 87%। नेक्स्ट है फिनोलिक कंपाउंड्स। जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो ग्रेप और ग्रीन टी के अंदर पाए जाते हैं, और जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे गैलिक और इलेगिक एसिड एक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह। इनके अंदर भी सेम पावर होती है। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज करे जाते हैं, जैसे माउथ वॉश हो गया, क्रीम हो गया, फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गया, और आपको याद है तो 2-4 प्रोडक्ट वहां पर और लिख देना, क्योंकि इसको भी हम सबके अंदर यूज कर सकते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स को भी। नेक्स्ट देखेंगे हर्बल एक्सीपिएंट्स के बारे में। तो जो हर्बल एक्सीपिएंट होते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका इंट्रोडक्शन की, जो हर्बल एक्सीपिएंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो हर्बल एक्सीपिएंट जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एक्सीपिएंट जो होते हैं वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में इनको ऐड कर देते हैं ताकि जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके, उसको
उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके या फिर पेशेंट के कंप्लाइंस को इंक्रीज किया जा सके। ये सारे के सारे पर्पस के लिए हम हर्बल एक्सीपिएंट यूज करते हैं। पर हर्बल एक्सीपिएंट को जब कोई भी कस्टमर या कोई भी पेशेंट खाता है तो उस पर ये जो एक्सीपिएंट होते हैं इनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस ये फॉर्मुलेशन को इफेक्टिव बना देते हैं। तो जो अब पढ़ते हैं, जो हर्बल एक्सीपिएंट होते हैं वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं हर्बल एक्टिव कंपाउंड के साथ। जिस भी कंपाउंड की हमें हर्बल फॉर्मुलेशन बनानी है, जैसे अगर हमें डिजिटलिस की फॉर्मुलेशन बनानी है तो डिजिटलिस हो गया हर्बल एक्टिव कंपाउंड, और उसको बनाने के लिए जैसे अगर हमें टैबलेट बनानी है तो उसके लिए बाइंडर्स ऐड करने पड़ेंगे, डिसइंटीग्रेंट ऐड करने पड़ेंगे, कलरिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो वो जितने भी एजेंट ऐड करेंगे वो हो गए हर्बल एक्सीपिएंट्स। इसके बाद में ये जो इंग्रेडिएंट जो एक्टिव नहीं होते हैं उनको हम एक्सीपिएंट बोलते हैं। एक्सीपिएंट जो होते हैं वो अफेक्ट कर देते हैं बिहेवियर और इफेक्टिवनेस हर्बल प्रोडक्ट की। तो जैसे मैं बता रही थी, उसको इफेक्टिव बना देते हैं और उसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं। मतलब अगर वो ह्यूमिडिटी से खराब हो रहा है तो हम उसके अंदर कोई ऐसा एक्सीपिएंट ऐड कर देंगे जिसकी वजह से उसके अंदर ह्यूमिडिटी ना आ पाए। नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हर्बल एक्सीपिएंट के ओवर सिंथेटिक एक्सीपिएंट। तो सबसे पहले ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जब भी अगर कोई भी ऐसा हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसको हमें खाना है, जिसको हमें बॉडी के अंदर ले जाना है, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये डिग्रेड हो जाते हैं, इसीलिए इनके कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होते हैं, ना तो एनवायरनमेंट पे और ना ही ह्यूमन बीइंग पे। सेकेंड देखेंगे, ये बायोकम्पेटेबल होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो जितने भी हर्बल एक्सीपिएंट होते हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं नेचर में, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं अगर नेचर में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी के जितने भी कंपोनेंट हैं सबके साथ में कंपेटेबल होंगे, इसीलिए नॉन टॉक्सिक होते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक होते हैं। तो जैसे सिंथेटिक एक्सीपिएंट आते हैं उनकी तरह ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये सेफ होते हैं और इनके अंदर साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, इसीलिए ये सेफ होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ेंगे कि ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रोड्यूस करे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी इनको यूज करा जा रहा है, इसीलिए अब। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस हर्बल एक्सीपिएंट के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। तो क्योंकि मोस्टली ये हमें प्लांट से मिलते हैं, इसीलिए इनके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में मॉइस्चर रह ही जाता है, और जब भी प्रोडक्शन के दौरान जब भी ये एक्सपोज होंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं इनके अंदर। तो एक ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है वेरिएशन का। तो प्लांट के अंदर जितने भी केमिकल बनते हैं, जितने भी, वो उनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, इसीलिए डिफरेंट एरियाज में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शन में केमिकल्स बनते हैं, इसीलिए वेरिएशन आ जाती है हर कहीं के प्लांट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है इनका। हाइड्रेशन मतलब डाइल्यूशन। तो क्योंकि जो नेचुरली बनते हैं ये प्लांट के अंदर वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए हाइड्रेशन होता है इनके अंदर। जैसे कहीं पर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और कहीं पर हाइड्रेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लो प्रोसेस होता है। तो जो प्लांट के अंदर ये बायोसिंथेसाइज होते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू जब हम सिंथेटिक बनाते हैं, क्योंकि सिंथेटिक बनाने के लिए तो हमें सिर्फ एक दिन चाहिए, इवन एक दिन भी नहीं चाहिए, 2-3 घंटे चाहिए होते हैं बस सिंथेसिस करने के लिए। पर यहाँ पर अगर हमें हर्बल एक्सीपिएंट बनाने हैं तो प्लांट से बनाने हैं ना, तो प्लांट को ग्रो करवाने के लिए और उसके अंदर केमिकल बनने के लिए 2-3 साल तो लग ही जाएंगे ना, तो इसीलिए स्लो प्रोसेस होता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे हैवी मेटल कंटामिनेशन भी हो जाता है इनके साथ। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जितने भी हर्बल एक्सीपिएंट हैं सबको हमें प्लांट से ऑब्टेन करना है, और प्लांट कहाँ पे लगा हुआ होता है? फील्ड के अंदर लगा होता है, मतलब खेत के अंदर लगा हुआ होता है। तो खेत के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर हैवी मेटल्स तो होंगे ना, उनके साथ में कंटामिनेशन भी तो हो सकता है इनका। तो ये हो गए इनके डिसएडवांटेज। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट स्वीटनर्स के बारे में जो हर्बल फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वीटनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं।
स्वीटनर जो होते हैं वो ओरल फॉर्मुलेशन में यूज करे जाते हैं, जिनको हमें ओरली खाना होता है। क्यों? अगर कोई बिटर ड्रग है तो उसके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए पेशेंट की कंप्लायंस को, कि पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत ना हो, जो भी उसको जिस भी टाइम का डोज प्रिस्क्राइब्ड है वो उसी टाइम पर ही डोज इजीली खा ले। जो होता है ये भी स्वीटनिंग एजेंट ही होता है, पर सुक्रोज को डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता है। तो सुक्रोज के अलावा भी हमें बहुत सारे नेचुरल या प्लांट स्वीटनर्स की नीड है, तो इसीलिए बहुत सारे प्लांट स्वीटनर्स हैं जो अभी यूज करे जाते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन में, ताकि कोई डायबिटिक पेशेंट है वो भी इजीली खा सके और अदर लोग भी इजीली खा सकें और उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस ना हो, क्योंकि जो भी डिसीज है उसके लिए मेडिसिन तो डेली खानी है ना, तो डेली डेली खाएंगे अगर सुक्रोज को तो डायबिटीज भी तो हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम यूज करते हैं प्लांट स्वीटनर्स को एक्सेप्ट सुक्रोज। बहुत सारे सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं और उनके अभी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं और वो नॉन न्यूट्रिटिव भी होते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन होता है कि प्लांट स्वीटनर यूज करो, वो कार्सिनोजेनिक भी नहीं होंगे, मतलब कैंसर भी नहीं कॉज करेंगे और वो न्यूट्रिटिव भी होंगे। तो एक्सीपिएंट के है वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है स्वीटनिंग एजेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं, सेफ होते हैं और उनकी जो कैलोरी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। तो ये स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन पे ही इफेक्टिव होने चाहिए, ये स्टेबल होने चाहिए एट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर इनका प्रोलॉन्ग यूज करा जाए तो इनका कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये नॉन कार्सिनोजेनिक होने चाहिए। इनकी नॉन कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, नॉन कैलोरिफिक वैल्यू नहीं भी है तो या तो बहुत कम कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ये कंपेटेबल होने चाहिए अदर इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशंस के साथ में, इनका बैच टू बैच वेरिएशन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ये रीडली अवेलेबल होने चाहिए और इनएक्सपेंसिव होने चाहिए। तो मोस्टली सारे वही ही हैं, बस एक दो को छोड़ के, जैसे ये कार्सिनोजेनिक वाला हो गया और नॉन कैलोरिफिक वैल्यू वाला हो गया, बाकी तो सारे के सारे वही हैं जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी सेम ही होती हैं, 5-6 होती हैं, वो सारी की सारी सेम होती हैं, आप सबको हर किसी के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्लांट स्वीटनर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। इसमें जो स्वीटनर्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, नेचुरल स्वीटनर और सिंथेटिक स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर मतलब जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं और सिंथेटिक स्वीटनर मतलब जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते हैं वो। नेचुरल स्वीटनर्स जो होते हैं बेसिकली ये आपका पार्ट है, ये आपके सिलेबस के अंदर है तो आपको ये पढ़ना है, आपको ये वाला तो पढ़ना ही नहीं है, तो हम इसके बारे में ही बात करते हैं। जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स को भी दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया हुआ है, सैकेराइड स्वीटनर एंड नॉन सैकेराइड स्वीटनर। सैकेराइड स्वीटनर का मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्वीटनर्स होते हैं वो, और नॉन सैकेराइड का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्वीटनर्स नहीं होते हैं वो। तो सैकेराइड स्वीटनर्स की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे सुक्रोज और हनी, ये दो हैं सैकेराइड स्वीटनर्स, ये दोनों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और नॉन सैकेराइड स्वीटनर्स हैं स्टीवियोसाइड, ग्लाइसिराइजिन, हेस्पेरिटिन, जाइलेटॉल एंड एरिथ्रिटॉल, ये सारे के सारे हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले सैकेराइड स्वीटनर्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है, मतलब इसमें मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट्स होते हैं और ये हमें ऑब्टेन होता है शुगर केन से, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है सैकेरम ऑफिसिनेरम। अगर आपको सैकेरम ऑफिसिनेरम नहीं भी याद होता है तो अगर आप शुगर केन भी लिखते हो वो भी चल जाएगा। जो सुक्रोज होता है, जैसे सुक्रोज चीनी को ही बोलते हैं ना, तो आपको याद रहेगा ये चीनी जो होती है वो एक फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ना, जिसमें प्लीजिंग और स्वीट टेस्ट होता है, तो ये आप लिख देंगे आसानी से, चीनी के बारे में ही तो लिखना है। फार्मास्यूटिकली सुक्रोज जो होता है वो यूज होता है सिरप बनाने के लिए एंड लोजेंजेस बनाने के लिए। ऐड करता है विस्कोसिटी एंड कंसिस्टेंसी फ्लूइड को,
जो सुक्रोज होता है वो यूज होता है बहुत सारे फूड्स में भी, जैसे बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, कैंडीज हो गए एंड आइसक्रीम्स हो गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे सैकेराइड स्वीटनर का एग्जांपल हनी। हनी जो होता है ये अकेला ऐसा स्वीटनर है जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो हनी जो होता है वो शुगर सिक्रीशन होता है एपिस इंडिका का। एपिस इंडिका मतलब हनी बीज का। जो हनी होता है वो अकेला स्वीटनर है जो हमें एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, और जो हनी होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। स्वीटनर तो है ही, साथ में इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ये डीमल्सेंट भी होता है, ये स्वीटनिंग एजेंट तो होता ही है, खैर गुड न्यूट्रिएंट भी होता है इन्फेंट के लिए एंड पेशेंट्स के लिए। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी तो हनी चटाते ही हैं जब वो छोटे होते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इसको अप्लाई करते हैं बर्न्स पे और वुंड पे। क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो जो बर्न्स या वुंड होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है बहुत सारे कफ मिक्सचर्स का, जैसे तुमने देखा ही होगा बहुत सारे कफ सिरप ऐसे आते हैं जिनके अंदर हनी होता है, कफ ड्रॉप्स के अंदर है, क्रीम्स, लोशंस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैंडीज के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन सैकेराइड स्वीटनर्स के बारे में, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है स्टीवियोसाइड। स्टीवियोसाइड जो है ये हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से जिसका नाम है स्टीविया रेवोडियाना। ये 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। जो स्वीट प्रिंसिपल होता है स्टीविया का वो होता है स्टीवियोसाइड ए बी और रेवोसाइड ए बी सी डी ई। तो ये इसी से ही याद हो जाएगा, स्टीविया रेवोडियाना से। स्टीविया मतलब स्टीवियोसाइड ए बी और रेवोडियाना मतलब रेवोडियोसाइड ए बी सी डी ई। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइसीराइजिन के बारे में। जो ग्लाइसीराइजिन है वो हमें ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा से ऑब्टेन होता है, जो लिक्वाराइज प्लांट होता है और इसको हम हिंदी में मुलेठी भी बोलते हैं। ग्लाइसीराइजिन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है एज नेचुरल स्वीटनर एंड फ्लेवरिंग एडिटिव, और ये बहुत अच्छा एंटी कफ एजेंट भी होता है, तो ये कफ सिरप्स में भी यूज होता है। ये यहाँ पे आ भी गया। ये एक्सपेक्टोरेंट होता है बहुत अच्छा, इसीलिए ये कफ मिक्सचर्स में भी यूज करते हैं इसको। ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। उसके बाद में जो नॉजियस ड्रग्स होती हैं क्विनिन और कस्कारा, उनके नॉजियस इफेक्ट को मास्क करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, और ये 100 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट स्वीटनर पढ़ेंगे हेस्पेरिटिन। जो हेस्पेरिटिन होता है वो हमें मिलता है सिट्रस साइनेंसिस एंड सिट्रस लिमोनी से, और ये 300 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोकैरियोसाइड। जो साइक्लोकैरियोसाइड होता है उसके अंदर 3 स्वीट साइक्लोकैरियोसाइड होते हैं, साइक्लोकैरियोसाइड 1, साइक्लोकैरियोसाइड 2 एंड साइक्लोकैरियोसाइड 3। ये ऑब्टेन होता है प्लांट से जिसको हम बोलते हैं साइक्लोकैरिया पेलियोरस। इसके लीव से हमें ऑब्टेन होता है और ये 250 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जाइलिटॉल। जो जाइलिटॉल होता है वो एक पॉलीऑल है और ये स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको। इसकी स्वीटनिंग पावर बिल्कुल सेम होती है, जितना स्वीट सुक्रोज होता है उतना ही स्वीट ये होता है। ये बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फूड इंग्रेडिएंट के अंदर यूज करने के लिए, जैसे ये मेलार्ड रिएक्शन नहीं देता है। तो मेलार्ड रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मेलार्ड रिएक्शन उसको बोलते हैं जब भी हम कोई भी चीज ऐड करते हैं अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ में, तो अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंस जो होता है उसका पिंक कलर हो जाता है, उसी को ही हम मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो जाइलिटॉल जो होता है ये मेलार्ड रिएक्शन नहीं देता है, ये जो भी फूड हो उसको डार्क भी कर देता है, और अगर उस फॉर्मुलेशन के अंदर प्रोटीन भी है तो प्रोटीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी कम कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम जाइलिटॉल को इनकॉर्पोरेट करते हैं फूड फॉर्मुलेशन में तो ये कलर को इम्प्रूव कर देता है, टेस्ट को इम्प्रूव कर देता है बिना अनडिजायर्ड चेंज करे हुए। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे एरिथ्रिटॉल। जो एरिथ्रिटॉल है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस पाउडर है। एरिथ्रिटॉल भी चीनी की तरह ही होता है। इसके अंदर क्लीन स्वीट टेस्ट होता है जो सिमिलर होता है सुक्रोज के। नेक्स्ट देखेंगे ये फ्लो करता है इजीली क्योंकि ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है।
1990 तक एरिथ्रिटोल जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस करा जाता था और ऐड करा जाता था फूड और बीवरेजेस के अंदर स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए और उनका टेस्ट और टेक्सचर इंक्रीज करने के लिए। एरिथ्रिटोल जो होता है उसमें हाई डाइजेस्टिव टॉलरेंस होती है, सेफ होता है ये प्यूपल्स के लिए जिनको डायबिटीज होती है, क्योंकि ये तो शुगर है ही नहीं ना, ये तो कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर है ही नहीं, तो इसको आसानी से डायबिटीज के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये प्रमोट नहीं करता है टूथ डिके, क्योंकि टूथ डिके की भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है। ये जितने भी नॉन सेकेराइड स्वीटनर्स हैं इन सबको हम मेनली डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए या डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।